हाँ जी। लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, जिसमें हम आर्टिकल 265 पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 246 पढ़ चुके हैं। 265 क्या बोलता था? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। वहीं 246 में थ्री लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट लिस्ट में पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को, और कॉन्करेंट में दोनों को मिक्स्ड पावर दी गई थी। ये बात हमने कर ली थी। इसके बाद में हमने आगे पढ़ा था। आगे हमने किस बारे में जाना था? किसके बारे में जाना था? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंसेस हमने जाने थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस था प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव वाले पॉइंट का, जिसको एग्जाम में भी पूछा गया है। डायरेक्ट टैक्स में जो है वो जिस पर बर्डन है उसी को बियर करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन और बियरर अलग अलग हो सकते हैं, ये भी हमने देखा था। और इसी के अलावा हमने देखा था कि डायरेक्ट टैक्स जो है, क्या पॉइंट था और डायरेक्ट टैक्स में? हम्म। आवाज नहीं। सीबीडीटी और सीबीआईसी दो डिपार्टमेंट बने हुए हैं जो हैंडल करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अलग। ठीक है, और क्या पढ़ा था? और क्या क्या पढ़ा था? यस। इसके अलावा हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स क्या है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या है, जीएसटी एंड कस्टम्स। इसके बाद में हमने एक और चीज देखी थी, सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स भी बोलते हैं जिसको। सबसे पहला और मेन सोर्स है इनकम टैक्स एक्ट 1961। हम जो भी बातें पढ़ेंगे, जो भी चीजें पढ़ेंगे, उसका सबसे मेन और बेसिक सोर्स क्या है? मेन और बेसिक सोर्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। सेकंड सोर्स हमारा क्या होता है? इनकम टैक्स रूल्स 1962। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? एक्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते थे। देन हमारा थर्ड सोर्स था नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस क्या होती है? अगर कोई चीज ऐड करनी हो, डिलीट करनी हो, उसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस इशू करती थी। फोर्थ क्या था? सर्कुलर्स। सर्कुलर क्यों इशू किए जाते थे? अगर कोई प्रोविजन क्लियर नहीं है तो उसको क्लियरिफाई करने के लिए किए जाते थे। फिफ्थ सोर्स था हमारा एनुअल बजट, या फिर जिसको फाइनेंस एक्ट भी बोलते हैं, हर साल जो बजट आता है। और सिक्स्थ थे हमारे केस लॉज। ये छह सोर्सेज हैं, मतलब ये छह जगहों पर ये बातें लिखी हुई है जो भी हम पढ़ने वाले हैं। अलग अलग जगह से हम जो है इन सारी बातों को पढ़ते हैं, बट आपके तो एक ही जगह पर होने वाली है, एक ही बुक है, उसी में सब जगह से जो है बातों को कंक्लूड कर करके लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पढ़ना। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हम पढ़े, उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर किसी एक्ट को लिखा जाता है तो वो कैसे लिखा जाता है, क्या पैटर्न होता है किसी भी एक्ट को बनाने का। तो जो पहले, इससे पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे एक छोटा सा, वो पढ़ेंगे हाउ एक्ट इज रिटन। एक्ट कैसे लिखा जाता है ये भी जानना जरूरी है, तभी अपन इस एक्ट को फिर पढ़ेंगे। देखिए, अगर इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं या किसी भी एक्ट की बात करूं, तो सबसे पहले तो क्या होता है भाई? एक्ट बनता है, मतलब उसका नाम बनता है कानून का। ठीक है सर।
एक्ट को फिर आगे क्या किया जाता है, आगे किस में बांटा जाता है? कुछ आइडिया आपको, पढ़ा हुआ होगा आपने कुछ एक्ट तो? नहीं है? चलो जानते हैं। कोई भी कानून बनता है, कोई भी एक्ट बनता है तो कैसे बनता है? एक्ट होता है, उसके बाद में पैराग्राफ, पार्ट्स, देन सेक्शन, देन सब सेक्शन होता है उसके अंदर, देन क्लोज होता है, देन उसके अंदर बनता है सब क्लोज, और इवन सब सब क्लोज भी होता है, लेकिन मेनली सब क्लोज हो गया। ये मेन पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर किसी भी एक्ट को बांटा जाता है, फिर जाकर के एक पूरा का पूरा एक्ट होता है। मतलब आपको किसी भी चीज के बारे में पढ़ना हो तो पहले तो जिस भी चीज से वो रिलेट करता है उसका नेम होगा। इनकम टैक्स एक्ट, उससे पता चल जाएगा इनकम टैक्स का है। फिर उसमें भी अलग अलग पैराग्राफ पार्ट्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, पार्ट बना दिए, पैराग्राफ बना दिए, दोनों चीजें। फिर उनके अंदर सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज, मतलब और भी डीप एक ही पॉइंट पे जाता जाना है। तो जितना डीप जाना है उतना ये आगे तक बढ़ता रहता है। हालांकि हमारे लिए जो मेनली काम आता है वो ये वाला पार्ट ही काम आता है, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज और सब क्लोज का पार्ट ही हमारे लिए काम आता है मेनली। तो ये हमारे लिए मेन चीजें होने वाली है। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं, इस इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शन है? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर अंडर इनकम टैक्स एक्ट? तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टोटल मिलाकर के 298 सेक्शंस है। ये 298 सेक्शंस अगर आपको पूरे पढ़ने हो क्लास में तो 3 साल लगते हैं इन 298 सेक्शंस को पढ़ने में। तो ऑब्वियसली आपके सिलेबस में तो पूरे सेक्शन होंगे नहीं। मेजर जो है वो 90 तक के सेक्शंस होते हैं, वो आपके सिलेबस में, और 90 के बाद के भी है, लेकिन 1 to 90 मेजर सेक्शन है जो इंटरमीडिएट लेवल पर कवर होते हैं। ठीक है, इसके आगे के सेक्शन या और भी ये सेक्शन भी सेम फाइनल के अंदर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 to 90 ही पढ़ना है, 139 भी पढ़ना है, 200 के आसपास के सेक्शन भी पढ़ने हैं कुछ, लेकिन मेजरली बात करूं तो 1 to 90 हमारे सिलेबस के अंदर होते हैं। तो ये और बात हम जान लेते हैं कि जनरल नॉलेज की बात है, ये बुक में नहीं मिलेगी अपन को। तो एक और बात जो हमने जान ली, इनकम टैक्स एक्ट में अगर कोई हमसे पूछे कभी तो हम उसको बता देंगे देयर आर 298 sections under इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये दिखने में 298 है, इसमें एक एक सेक्शन ही बहुत बड़ा बड़ा है, उसके अंदर और वो और ऐसे करके एक एक सेक्शन भी बहुत बड़ा होता है, कोई छोटा भी है। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टोटल 298 सेक्शंस होने वाले। अब एक और बात जो जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, बताओ हमारा मेन उद्देश्य क्या है? इनकम टैक्स जब अपन पढ़ेंगे तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? टैक्स निकालना, इनकम निकालना, क्या निकालना हमारा मेन उद्देश्य है? देखो, टैक्स निकालना जो होता है ना, जनरली काफी सारे लोग सोचते हैं कि हम इसमें टैक्स निकालना सीखेंगे। टैक्स निकालना बड़ा आसान काम है। टैक्स निकालना अपन ये जो बेसिक चैप्टर चल रहा है ना, इसी में सीख जाओगे आप टैक्स कैसे निकाला जाता है। तो हमारा जो मेन काम है वो इनकम निकालना सीखना है। इनकम कैसे निकलती है ये ज्यादा अपना मेन इंपॉर्टेंट काम है और लॉन्ग काम है। टैक्स निकालना बड़ा आसान काम है, ठीक है। अब बात यह आती है कि सर हमारा मेन काम है इनकम निकालना, बट इनकम तो पता होती है, सबको पता है कि भाई मेरी इनकम इतनी है, फिर उसको क्या निकालना? देखिए, जो सबको पता होती है वो उनकी एक्चुअल इनकम है, बट टैक्स एक्चुअल इनकम पर नहीं लगता, टैक्सेबल इनकम पर लगता है। तो ये एक्चुअल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक का सफर अगर हमें तय करना है तो हमें इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट आना चाहिए, तभी अपन ये एक्चुअल इनकम से टैक्सेबल इनकम तक कैसे पहुंचते हैं वो सीख पाएंगे। तो ये बात भी एक बड़ी बेसिक सी है जो हमको पता होनी चाहिए, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। टैक्स इज चार्ज्ड ऑन
टैक्सेबल इनकम। अब इसी कड़ी में आगे देयर मे बी फॉलोइंग सिचुएशंस। अब क्या क्या सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती है एक्चुअल इनकम और टैक्सेबल इनकम को लेकर के। तीन सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती है, देखो समझिए इस बात को। जब हम एक्चुअल इनकम से टैक्सेबल इनकम का सफर तय करते हैं तो हमारे सामने ये तीन टाइप की सिचुएशंस आ सकती है इन फ्यूचर। क्या तीन सिचुएशन है सर? ये हो सकता है कि आपकी एक्चुअल इनकम ही एज इट इज टैक्सेबल इनकम बन जाए, बराबर हो जाए दोनों। कुछ सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है। हो सकता है कि टैक्सेबल इनकम एक्चुअल इनकम से ज्यादा भी हो सकती है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि टैक्सेबल इनकम एक्चुअल इनकम से क्या हो गई, कम भी हो गई। तो ये तीनों सिचुएशन हमको दिखेगी जब हम आगे पढ़ेंगे, इनकम निकालना सीखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये थ्री सिचुएशंस हमारे सामने जो है वो अराइज हो सकती है इन फ्यूचर। जब हम आगे पढ़ेंगे, टैक्स के बारे में जानेंगे, तब हम धीरे धीरे सीखेंगे इन बातों को। चलिए, तो ये सारी बेसिक बातें और भी करते रहेंगे, ऐसी छोटी छोटी बेसिक बातें। इवन मैंने आपको एक्ट भी बताया, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि एक्ट को पढ़ते कैसे हैं। वो भी आपको अभी फाउंडेशन तक इतनी नॉलेज नहीं हो पाती, यहाँ हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि हमने इनकम टैक्स एक्ट स्टार्ट करा है, तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 1 तो देख ले आखिर क्या कहता है। देखिए, किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 ज्यादा काम का नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। मतलब सेक्शन 1 क्या बताता है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा, ये कहां कहां एप्लीकेबल होगा और कब से एप्लीकेबल होगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1 में भी यही बताया है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 1 बोलता है दिस एक्ट विल बी नोन एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका नाम क्या होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट विल बी एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। पूरे इंडिया पर लगता है, इवन जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगता है। और अब तो वैसे ही सेक्शन 370 हट गया, तो ये बातें खत्म हो गई। एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। और 1 अप्रैल 1962 से इसने काम करना शुरू करा। अब आपको इसके पीछे एक है ना बहुत ही बड़ी मैं कहानी बताता हूं। 1 मिनट रुकिए बस। हम्म आपको पता होगा सीएमए जो है, सीएमए का एक्ट कब आया आपको पता है? सीएमए एक्ट को वैसे सीडब्ल्यू एक्ट बोलते हैं। सीएमए का एक्ट कब आया? जैसे ये सीएमए जो पूरी बॉडी है, गवर्न कैसे होती है, ये होती है सीएमए एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग। आपको पता होगा कि जो ये इनकम टैक्स ऑडिट होती है स्पेशली, ये सीए के पास है, सीएमए नहीं कर सकता। और वहीं एक तरफ कॉस्ट ऑडिट ऐसी चीज है जो सीएमए कर सकता है लेकिन सीए नहीं कर सकता। अब लेकिन एक सवाल आता है कि सर ये इनकम टैक्स तो हम भी उतना ही पढ़ते हैं, इवन आप ज्यादा पढ़ते हो इंटरमीडिएट लेवल पर। फाइनल पास होने के बाद तो सब बराबर लेवल पर आ जाते हैं, लेकिन इंटर लेवल की मैं स्पेशली बात करूं तो आपके कोर्स में ज्यादा टैक्स है एज कंपेयर टू सीए। फिर भी इनकम टैक्स ऑडिट क्यों नहीं है? उसका एक मेजर कारण देखो क्या होता है। कई बार ऐसी चीजें होती ना कि कुछ शुरू से हो जाता है तो हो जाता है, फिर वो लटका ही रह जाता है। वैसी वाली सिचुएशन है। आप ये देखो कि 1959 में तो सीएमए का एक्ट लाया गया था। ये पहले से, पहले एक कंपनी था सीएमए, फिर उसको गवर्नमेंट ने एक्वायर करा, फिर ये गवर्नमेंट का कोर्स बना पार्लियामेंट में पास होकर के। आप ये देखो
कि सीएमए को शुरू में लाया गया था कॉस्टिंग से रिलेटेड जरूरतों को पूरा करने के लिए या कॉस्टिंग से रिलेटेड चीजों को देखने के लिए। आप यहां से भी देखो, अगर किसी ने यहां भी सीएमए शुरू कराओ तो अगले को 3 साल तो लगते बनने में। तो वैसे भी मान लो तो भी पहला सीएमए ऑफिशियली बनने में कब बनेगा? 1962 में। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 तक तो बन चुका था और 1 अप्रैल 62 से तो काम करना ही चालू। जब कोई एक्ट बना होगा तो पीछे 4-5 साल तक काम चलता है। उस टाइम सीएमए का नामो निशानी नहीं था। कैसे नहीं था? क्योंकि बना ही नहीं था सर, तो कहां से नामो निशान होगा? तो उस टाइम पर क्या किया गया कि जो ऑडिट का प्रोविजन है, इनकम टैक्स ऑडिट में ऐसा लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स की ऑडिट कौन करेगा? अकाउंटेंट करेगा, ऐसे लिखा हुआ है। फिर इनकम टैक्स में ही एक अकाउंटेंट की डेफिनेशन दे रखी है, वहां लिखा हुआ है अकाउंटेंट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीएमए इंस्टीट्यूट क्या करवाना चाहता है या काफी टाइम से कोशिश चल रही है कि जो अकाउंटेंट की डेफिनेशन है ना, इसमें अमेंडमेंट कर दो। अकाउंटेंट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, एंड लगा के सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट लगाना है, सिर्फ इतना सा काम है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। इस वजह से जो है वो इनकम टैक्स ऑडिट सीएमए के पास नहीं है, क्योंकि जब शुरू से ही 1961 से डेफिनेशन डली थी तब से ऐसी डली थी। उसके बाद में ऑब्वियसली जो दूसरा कोर्स है वो चाहेगा कि ये डेफिनेशन अमेंड ना हो। क्यों? क्योंकि उनका ही कंपटीशन कहीं ना कहीं पर बढ़ने वाला है। ये एक कारण है। और काफी बार कोशिशें भी हुई, काफी आगे तक फाइल्स गई, फाइल्स को जला दिया गया, मूवी में देखते हो, घुमा दी गई, ऐसे कर दिया गया, बहुत सारी चीजें हुई है। ठीक है, तो ये एक कारण है। ये मैंने आपको एक्ट का कारण बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, तो उससे सीएमए का कैसे रिलेशन है। तो ऑडिट नहीं कर सकते आप, अदरवाइज सारे काम कर सकते हो। मार्केट में क्या प्रैक्टिस चलती है जनरली मैं बताऊं तो, पहले सब कुछ कर लेते हैं, इवन ऑडिट भी कर लेते हैं। फिर वो किसी अपना फ्रेंड होता है, एक पार्टनरशिप बना लेते हैं सीए सीएमए मिलके। तो होता क्या है कि सीएमए वाले के जो काम है वो सीए से करवा देता है जहां नहीं हो रहे, और सीए वाले का काम सीएमए वाला करवा देता है जहां नहीं हो रहे। ऐसे दोनों आपस में मिलके मार्केट में प्रैक्टिस चलती है। तो काम सारे हो सकते हैं। अगर ये बातें कब मैटर करती है? जब आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं, खुद का ऑफिस खोल रहे हैं। अगर आप जॉब में जा रहे हैं, इन बातों से किसी से कोई फर्क आपको पड़ता ही नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस की चीजें भी काफी ज्यादा देखी जाती है। तो ये कारण था कि जिस वजह से जो है वो ऑडिट नहीं आ पाई। अभी हम चल रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन 1 क्या बोलता है, लिखिए इसके अंदर। दिस एक्ट विल बी नोन एज, दिस एक्ट विल बी नोन एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिस एक्ट विल बी नोन एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। it will be applicable it will be applicable to the whole of India, to the whole of India, including the state, including the state Jammu and Kashmir, including the state Jammu and Kashmir, from 1st April 1962, including the state Jammu and Kashmir from 1st April 1962। तो सेक्शन 1 में कुछ खास है नहीं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो मेन बात है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 2। ये बहुत ही बड़ा बेसिक है हमारे लिए। अगर हमको आगे इनकम टैक्स पढ़ना है या उन टर्म से फैमिलियर होना है तो सेक्शन 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 देखोगे तो उसमें आपको क्या मिलती है? कुछ डेफिनेशंस। यहां ऐसी एज सच कोई रटने वाली डेफिनेशन नहीं है, कुछ ही डेफिनेशन हमको पढ़नी है। लेकिन ये डेफिनेशन आएगी तभी आप आगे का एक्ट समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओ। इसके अंदर कौन कौन से अपन को डेफिनेशन पढ़नी है, तो सेक्शन 2 अब हम पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 2 में सबसे पहले अपन समझेंगे सेक्शन 2 क्लोज 7 के बारे में।
सेक्शन 2 क्लोज 7 में क्या बताया गया है? एक डेफिनेशन दी गई है असेसी की। असेसी, इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है फटाफट से पढ़ के बताओ मुझे, क्या लिखा हुआ है ये पढ़ना आना चाहिए ना। क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 है या क्लॉज 7 है? ये सबसेक्शन 7 है ना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। देखो ऐसे ही हम पढ़ते हैं, बट यहां आप गलती करते हैं। सर ये सबसेक्शन ही तो होता है, ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो तो हमने तो यही जाना है सबसेक्शन होता है। आपने सही जाना है, गलती नहीं है। लेकिन आप अपन इस बात को इन डेप्थ में जानते हैं। मैंने अभी अभी इसको पढ़ा, सेक्शन 2 क्लोज 7। ऐसा क्यों पढ़ा? देखो एक्चुअल में होता क्या है कि किसी भी एक्ट के सेक्शन 2 में सब सेक्शन होता ही नहीं है। ऐसा कैसे सर? एक मिनट रुको। तो क्या कारण है कि मैंने इसको सब क्लोज कहा? सबसे पहली बात तो देखो, सेक्शन 2 में सब सेक्शन नहीं होते, मैं ये बात कह रहा हूं। अगर आप कभी भी सेक्शन 2 देखेंगे, जैसे अपन देखते हैं प्रैक्टिकली इस चीज को, आपको मैं कुछ काफी सारी प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा आज, जिससे आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाओ उनसे। सबसे पहले तो अपन बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स का अगर आपको कभी भी कोई भी चीज पढ़नी हो, कई कई जगह आपको अलग अलग बातें भी लिखी हुई मिल सकती, पुरानी हो गई, नई हो गई, तो कहां आकर के भरोसा करना है? यहां आकर के, यहां जो लिखा है वो सही है। कहां पर? इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, incometaxindia.gov.in। यहां पर आएंगे तो देखो ये मिल रहे हैं, लॉ, रूल्स, एक्ट वगैरह सब कुछ मिलते हैं। तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है यहाँ पर। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके अंदर अपन आ गए। तो ये देखो एक एक सेक्शन दे रखा है इसका, दिख रहा है आपको? सेक्शन 1 है, 2 है, 3 है। हो सकता है ऑनलाइन वालों को इतना क्लियर ना दिख रहा हो, ये वाइट बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं है। जैसे ही मैं सेक्शन 2 पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ सेक्शंस खुल जाएंगे। सेक्शन 2 पूरा खुल जाएगा, ये देखो इसमें काफी सारी चीजें हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये देखो सेक्शन 2 के अंदर क्या है, 1C, 1D, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखो असेसी जो भी अपन पढ़ रहे हैं यहाँ यहाँ वो रही है। लेकिन आप ये देखो, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 चल रहे हैं, क्या इनमें आपस में कोई कनेक्शन है? क्या इन इस बात का इस बात से कोई कनेक्शन है, या इसका इससे कोई कनेक्शन है? और आप ये देखो तो ये डिजाइंड कैसे किए गए, ये अल्फाबेटिकली डिजाइन नहीं दिख रहे आपको? ए वाले सबसे पहले आ रहे हैं, अभी आप आगे जाओगे डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते ये सी वाले आ गए, देखो सी से जो भी चालू हो रही है वो आ गए। मतलब ये जो नंबरिंग की गई है, ये किस बेसिस पर की गई है? ये अल्फाबेटिकली कर दी, बस एक के बाद एक के बाद एक। जो सब सेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं फिर सर? सब सेक्शन तब बनाए जाते हैं जब पीछे वाली बात और आगे वाली बात के बीच में कोई कनेक्शन हो, तब जाकर के सब सेक्शन बनाए जाते हैं।
ये जो ब्रैकेट में नंबर है इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो सीधा सीधा अल्फाबेटिकली फॉलो हो रहा है, आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा। इस वजह से किसी भी एक्ट के सेक्शन 2 के ब्रैकेट में जो लिखा है वो डायरेक्ट क्लोज हो जाता है, सब सेक्शन तो होता ही नहीं। सब सेक्शन कब बनता है, किसी के अंदर और डीप में बात कहनी हो और फिर उस बात के और अगले सब सेक्शन के बीच में कोई कनेक्शन बैठ रहा हो। यहां कोई कनेक्शन नहीं है, यहां तो अल्फाबेटिकली अपने हिसाब से डाल दिया चीजों को। वहीं अगर मैं ऐसा लिख दूं, मान लो जैसे कैपिटल गेन का लिख दूं, या इसको मैं पढ़ूंगा 45 सबसेक्शन 1, 45 सबसेक्शन 2। क्यों पढ़ूंगा? क्योंकि ये सेक्शन अल्फाबेटिकली नहीं बने, ये कुछ बातें हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए बने और आगे से आगे कनेक्ट होती हुई बातें बढ़ती जाती है। लेकिन वहीं सेक्शन 2 में आपस में कोई कनेक्शन के लिए नहीं है, सब अपने आप में क्या है, अलग अलग है, अल्फाबेटिकली है। तो अब मैं कंक्लूजन आपको बताने जा रहा हूं कि जब प्रोविजंस के बीच में आपसी कनेक्शन हो, कोई बात कही गई हो, तो वो जो ब्रैकेट वाली बातें हैं वो मतलब सबसेक्शन है। जब आप आपस में कनेक्शन हो, तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो ब्रैकेट वाली बात क्या होगी, क्लोज होगी। ये तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अब जिनको इतना दिमाग नहीं लगाना उनके लिए सिंपल सी बात बताता हूं। इनकम टैक्स के सेक्शन 2 एंड सेक्शन 10 के अंदर कोई सबसेक्शन नहीं है। ब्रैकेट में जो बात लिखी है उसको क्या पढ़ोगे, क्लोज पढ़ोगे। इसका मतलब ये कि सर मैं अगर ऐसा भी लिख दूं तो इसको क्या पढ़ना है, सेक्शन 10 क्लोज 1। 2 के और 10 के ब्रैकेट में लिखा हुआ उसको क्या पढ़ोगे, क्लोज पढ़ोगे। इसके अलावा बाकी सेक्शंस के ब्रैकेट में लिखा हुआ सब सेक्शन ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाएगी, लेकिन ये लॉजिकल बातें हैं, आपको पता होना जरूरी होता है। चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 2 में असेसी के बारे में। सेक्शन 2 क्लोज 7 असेसी। ये असेसी जो वर्ड है ये असेस से बना है। असेस का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना किसी भी चीज के। इसको असेस कर रहे हैं मतलब इवेल्युएट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं। असेस से असेसी बना। इसको सिंपल शब्दों में हिंदी में बोलते हैं करदाता। टैक्स पेयर को बोलते हैं वैसे तो, लेकिन मैं इसको भी सिंपल शब्दों में एक बार करदाता बोल रहा हूं। अभी असेसी होता कौन है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो रिटर्न फाइल करता है। जैसे सारे बच्चे जो बैठे हैं उनको अगर मुझे एक वर्ड में एक बात में बुलाना हो तो मैं उनको क्या बोलूंगा, स्टूडेंट बोलूंगा ऑब्वियसली। ठीक है, आपके लिए एक टर्म बन गई। ऐसे ही इनकम टैक्स वालों ने ये जो टैक्स वगैरह भरते हैं, रिटर्न भरते हैं, उन लोगों के लिए एक टर्म बना रखी है, वो क्या है, असेसी। उनको असेसी बोलते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओगे वो क्या बोलेंगे, ये असेसी आया है, ऐसे बात करेंगे। अभी यहाँ आओगे क्लास में तो ये स्टूडेंट आया है, तो वहां पर ऐसे ही असेसी आया। असेसी किसको बोलते हैं, तो बोला गया कि असेसी वो पर्सन है जो ये बताए गए काम में से एक भी काम कर रहा है। कौन से काम, वो रिटर्न फाइलिंग करता है, टैक्स पेमेंट करता है, या कोई पेनल्टी वगैरह भर रहा है इनकम टैक्स की। तो इनमें से वो कोई सा भी काम कर रहा है तो आपको क्या बोला जाएगा, असेसी बोला जाएगा। तो आगे से मैं असेसी वर्ड काफी बार यूज करूंगा। असेसी से मतलब क्या है, जिसकी इनकम निकाली जा रही है, जिसकी इनकम कैलकुलेट की जा रही है, जिसका टैक्स निकाला जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं यहां पर, असेसी बोलते हैं। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन। असेसी मीन्स a person who is required to file return, pay tax or any other sum under this act। एनी अदर सम के ब्रैकेट में लिख सकते हो पेनल्टी वगैरह।
एनी अदर सम मतलब क्या, कोई पेनल्टी वगैरह एज सच। तो बताइए ये बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? सभी को फटाफट से बताओगे क्लोज और सबसेक्शन वाली बात और ये वाली डेफिनेशन। फटाफट से सभी लोग बताओ मुझे, क्लियर है सभी को ये बात? चलिए बहुत बढ़िया। सेक्शन 2 क्लोज 7 क्लियर हो चुका है हमारा, ये पहली टर्म हमारी क्लियर हो गई। दूसरा जो एक और पॉइंट बता रहा हूं मैं, इसके ऊपर पूरा इनकम टैक्स डिपेंड करता है। ये बहुत ही बड़ा बेसिक है, अगर ये बेसिक आपको पता है तो आप किसी भी चैप्टर से कुछ भी समझ सकते हो डायरेक्टली। आइए देखते हैं वो क्या है। अगला सेक्शन जो हम पढ़ेंगे वो है सेक्शन 2 क्लोज 9। सेक्शन 2 क्लोज 9 में डेफिनेशन दे रखी है असेसमेंट ईयर की। अभी आप इसको नोट करने पर फोकस मत करना, लेकिन अगर इस डेफिनेशन को आपको समझना है सेक्शन 2 क्लोज 9 की, तो एक और सेक्शन साथ में ही पढ़ना पड़ेगा, वो है सेक्शन 3, जहां डेफिनेशन दी गई है प्रीवियस ईयर की। ये दो टर्म हमको समझनी है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर की। अच्छा, आप टैक्स के बारे में मुझे एक बात बताओ, जो ये टैक्स होता है पेमेंट एंड ऑल, तो क्या आपके मम्मी पापा ये रोज टैक्स पे करने जाते हैं? बोले बेटा रुक जा, अभी खाना वाना नहीं खाएंगे, पहले टैक्स भर के आएंगे। नहीं है ऐसा। क्या मंथली जाते हैं? आप देखते हैं कि जनरल बात करूं तो आपके पेरेंट्स हर एक साल के बाद में रिटर्न वगैरह भरते हैं, टैक्स वगैरह भरते हैं। एक्चुअल में इनकम टैक्स वालों ने क्या बोला, बोला देखो पहले तो तुम क्या करो, एक साल आराम से इनकम कमाओ, हम तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जनरली लोग क्या करते हैं, पहले तो एक साल इनकम कमा लेते हैं, कमा लिया शांति से, कोई डिस्टरबेंस नहीं। अब बोलते हैं इनकम टैक्स वाले इसके ऊपर तुम क्या दे दो, टैक्स दे दो। ठीक है, इस कंसेप्ट पर चलता है जनरली। ये जनरली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। काफी सारे लोग हाथों हाथ ही टैक्स भरना पड़ता है, वो सब अपन आगे जाकर के देखेंगे। अभी देखो इस कंसेप्ट को समझते हैं कि ये प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट आखिर है क्या। ये 2 साल है, ठीक है। मैं यहां पर ले रहा हूं 1 अप्रैल 2022 को, यहां पर मैं ले रहा हूं 31 मार्च 2023 को, और यहां पर मैं ले रहा हूं 31 मार्च 2024 को। देखिए है क्या, आप पहले क्या करोगे, इस साल में इनकम अर्न करोगे। पहले तो हम क्या करते हैं, एक साल में आराम से इनकम कमाते हैं, इनकम अर्न करते हैं। ठीक है सर, पैसे कमा लिए, इनकम कमा लिए। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करा जाता है, नेक्स्ट ईयर उस इनकम को असेस किया जाता है। असेस मतलब क्या, कैलकुलेट किया जाता है कि भाई कितने रुपए कमाए पूरे साल में, कहां कहां किस किस सोर्स से पैसे कमाए, वो सारे एक जगह इकट्ठे करके कैलकुलेट करके निकाला जाता है कि आखिर हमने पूरे साल में पैसे कमाए कितने। ठीक है, तो पहले तो यहां आराम से पैसे कमाओ, फिर यहां कैलकुलेट करके टैक्स पे कर दो, टैक्स पे कर दो। तो जिस साल में इनकम कमाई जाती है उस साल को बोला जाता है प्रीवियस ईयर, उस साल को बोला जाता है प्रीवियस ईयर। और जिस साल में इनकम को कैलकुलेट करके टैक्स पे किया जाता है उस साल को बोला जाता है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर ऑलवेज किसके बाद में आएगा, प्रीवियस ईयर के बाद में ही आएगा। तो जब हम एक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, सेक्शन 2 क्लोज 9 अगर मैं पढ़ूं असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन,
तो वहां सबसे पहले बात तो ये लिखी हुई है कि असेसमेंट ईयर इज जस्ट सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर का अगला साल होता है, बिल्कुल सही बात। और जब प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन जाके पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर इज जस्ट प्रीसीडिंग ईयर ऑफ असेसमेंट ईयर। पहले तो ऐसे लिखा हुआ, इतनी सी डेफिनेशन। लेकिन अब हम इनमें और बातें ऐड ऑन करते हैं। जैसे पहली बात, प्रीवियस ईयर में अपन क्या करते हैं बताओ? प्रीवियस ईयर में क्या करते हैं? इनकम अर्न करते हैं। प्रीवियस ईयर इज दैट ईयर इन विच इनकम इज अर्न, अपन यूं कह सकते हैं। असेसमेंट ईयर में क्या किया जाता है? असेसमेंट ईयर इज दैट ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड एंड टैक्स इज पेड। इनकम कैलकुलेट करके टैक्स पेमेंट किया जाता है। ठीक है सर। टाइम पीरियड की मैं अगर बात करूं तो कितने टाइम का क्या होता है? देखो, जनरली मेरी बात को ध्यान से सुनना, जनरली प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का होता है, असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का होता है। दोनों बातों में फर्क क्या था बताओ मेरी? जो दो अभी मैंने एक लाइन बोली, क्या उसमें कोई फर्क था? था उसमें फर्क। मैंने क्या बोला? जनरली प्रीवियस ईयर 12 मंथ का होता है और असेसमेंट ईयर 12 मंथ का ही होता है। इन दोनों में फर्क है। इसका मतलब यह है कि सर असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का ही होगा हमेशा, बट प्रीवियस ईयर में मैंने बोला जनरली 12 मंथ्स का होगा। इसका मतलब क्या सर? प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकता है। सर कैसे होगा सर? नाम ही ईयर है, हो सकता है। एक सिचुएशन मान लो ये साल है जैसे 22 से 23, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 23 तक का। आपने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अक्टूबर 2022, तो आपका बिजनेस ही नहीं था अप्रैल तक, अक्टूबर तक तो आपका बिजनेस ही नहीं था। तो आपका प्रीवियस ईयर शुरू ही कब होगा फिर? 1 अक्टूबर से लेकर और 31 मार्च को तो खत्म होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि जो जहां से शुरू कर रहा है वहां से 1 साल, 31 मार्च को एंडिंग तो होती होती है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर का टाइम पीरियड कितना हुआ? जस्ट 6 मंथ्स हुआ। प्रीवियस ईयर 6 महीने का ही रह गया। लेकिन क्या असेसमेंट ईयर बदलेगा? असेसमेंट ईयर 12 महीने का ही रहेगा। ये 12 के 12 महीने का ही, क्योंकि असेसमेंट ईयर ऑलवेज प्रीवियस ईयर के बाद आता है, तो ये 12 से कम का होगा ही नहीं। ऑब्वियसली जब प्रीवियस आ गया है उसी के बाद तो असेसमेंट आ रहा है, तो उसमें तो 12 का सवाल ही नहीं, इसमें कोई बीच का भी सवाल नहीं है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो प्रीवियस ईयर भी 12 का ही मिलेगा जनरली, बहुत 99% केस में। बट हमसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्या प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। कौन सी ऐसी सिचुएशन है? जब बिजनेस ही ईयर के बीच में स्टार्ट हो रहा हो। इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि जो इनकम कमाने का सोर्स है वही अगर ईयर के मिड से शुरू हो रहा है तो प्रीवियस ईयर जो है 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। वेयर एज असेसमेंट ईयर कैन नॉट बी लेस देन 12 मंथ, वो ऑलवेज ही 12 मंथ का ही रहेगा। अब होता क्या है कि हर एग्जाम के हिसाब से प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर फिक्स्ड होते हैं। तो अब हम ये निकालते हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्या होगा और असेसमेंट ईयर क्या होगा। तो आप ये देखो कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, एग्जाम कब दोगे आप? जून 2023 में। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आप इनकम निकाल रहे होंगे, अलग अलग असेसी की, अलग अलग लोगों की कैलकुलेशंस आपको एग्जाम में बोलेगा इसकी ऐसी इनकम थी, कैलकुलेट करो एंड ऑल करो। तो जो आप इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, जो भी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, वो कौन से फाइनेंशियल ईयर की होगी? जिस फाइनेंशियल ईयर में आप एग्जाम दे रहे हो उसकी होगी या उससे पिछले वाले की होगी? पिछले वाले की होगी, क्योंकि साल खत्म होने के बाद ही तो ये सारी कैलकुलेशन टैक्स वगैरह होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जिस साल में हम एग्जाम दे रहे होंगे, मतलब हम एग्जाम दे रहे होंगे सर जून 23 में, या फिर कोई दिसंबर का है तो दिसंबर 23 में एग्जाम दे रहा होगा। तो उस टाइम कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा? 23-24 चल रहा होगा। तो जिस साल में हम कैलकुलेशंस एंड ऑल कर रहे होंगे तो वो अपना क्या है? असेसमेंट ईयर है भाई, क्योंकि इसमें तो, और जो साल जा चुका होगा 2022-23, जो कि अभी तक तो गया नहीं स्टिल, लेकिन फिर भी हम तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ये हमारा क्या होगा? प्रीवियस ईयर होगा। तो ये फिक्स्ड है अपने लिए, अपने एग्जाम के लिए ये चीज फिक्स्ड हो गई। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 2022-23, और असेसमेंट ईयर क्या है? 2023-24। ये फिक्स्ड हो गया हमारा। तो अब सारी बातों को कंक्लूड करते हैं। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर का जस्ट सब्सिक्वेंट ईयर, अगला वाला साल। प्रीवियस ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर का जस्ट प्रीसीडिंग ईयर, पिछले वाला साल।
प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें इनकम अर्न करी जाती है, कमाई जाती है। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें इनकम को कैलकुलेट करके असेस करके टैक्स पे किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बात करी कि जनरली जो है प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का होता है, बट इट मे बी लेस देन 12 मंथ्स इफ सोर्स ऑफ अर्निंग इनकम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन मिड ऑफ द ईयर। जहां से भी आप इनकम कमा रहे हो साल के बीच से शुरू हुआ है, तो कम का भी मान लो आपकी जॉब लगी वो अक्टूबर से लगी, इससे पहले आप कोई जॉब भी नहीं करते थे, तो आपके लिए भी प्रीवियस ईयर अक्टूबर से ही चालू होगा। जब से इनकम कमाना शुरू करोगे तब से ही तो चालू होगा। और वही असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ्स का ही होता है। हमारे लिए अभी प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2022-23। असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2023-24। बताइए सभी लोगों को ये बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो फटाफट से। क्लियर है सभी लोगों को ये बात अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया, अब अपन इसको नोट कर लेते हैं। चलो लिख ही लो, अभी नोट करने के लिए मैं नोट्स निकालूंगा तब तक। नोट करो चलिए। सबसे पहले आप नोट करिए किसके अंदर? असेसमेंट ईयर के अंदर। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए असेसमेंट ईयर इज जस्ट subsequent year, assessment year is just subsequent मतलब अगला, subsequent year of previous year। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, assessment year is that year in which assessment year is that year in which income is assessed मतलब कैलकुलेट होती है, assessed and tax is paid। इनकम इज असेस्ड एंड टैक्स इज पेड। अगला बताओ क्या है? थर्ड क्या था? हाँ, असेसमेंट ईयर इज ऑफ 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर इज 12 मंथ्स। करंटली, अगला पॉइंट, करंटली आवर असेसमेंट ईयर इज, currently our assessment year is from 1st April 22, from 1st April 22 to 31st March 23, to 31st March 23। अब यही बातें, अब आप इसकी नेक्स्ट हेडिंग डालोगे सेक्शन 3 की, डायरेक्ट 3 में आ गए पहले अपन, प्रीवियस ईयर। पहला पॉइंट क्या बनेगा बताओ? प्रीवियस ईयर क्या होता है? जस्ट प्रिसीडिंग ईयर ऑफ असेसमेंट ईयर। फर्स्ट पॉइंट, प्रीवियस ईयर इज जस्ट प्रिसीडिंग ईयर ऑफ असेसमेंट ईयर। Previous year is just preceding year of assessment year। Next point, it is that year in which income is earned। ये वो साल है जिसमें इनकम कमाई जाती है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका,
previous year is generally of 12 months. Previous year is generally of 12 months. However, it may be less than 12 months. Previous year is generally of 12 months. However, it may be less than 12 months if source of income came into existence after starting of previous year. If source of income came into existence after starting of previous year. अच्छा, अपन उधर असेसमेंट इसको 23 चॉइस कर लेना, इधर आएगा 22. नेक्स्ट पॉइंट, आर previous year is from 1st April 22 to 31st March 24. Our previous year is from 1st April 22 to 31st March 23. तो देखिए, अब अपन आगे से ये बात ध्यान रखेंगे, मतलब सर जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तब तो हम असेसमेंट ईयर में बैठे होंगे और जो इंफॉर्मेशन मिल रही होगी वो पिछले साल की मिल रही होगी, उसको हम कैलकुलेट कर रहे होंगे. तो ऑलवेज जिस भी साल में हम एग्जाम देंगे उससे एक साल पीछे के क्वेश्चंस हमको मिलेंगे. क्लियर है ये बात सभी को, दोनों क्या होते हैं? चलिए आज हम करेंगे इतना ही. नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे बढ़ेंगे और कुछ बेसिक बातें जो है पढ़ेंगे. उसके बाद हम टैक्स कैलकुलेशन पर चलेंगे, वो सीखेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.